Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 23rd August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about upcoming elections in India. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view. So look, this article is mostly related with the बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन. तो सबसे पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं एंड देन वी विल कम टू दिस टॉपिक. तो देखो, दिस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2 and article 275 sub clause 1 has provided for some sort of decentralized and self governance in some of the northeastern ट्राइबल एरियाज. तो आई होप कि आपने 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ रखा होगा. वहाँ पे आपने ये जरूर देखा होगा कि इट प्रोवाइड्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनोमस गवर्नेंस रूल फॉर सम ऑफ द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. वो जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन 4 स्टेट्स में ऐसे हैं, दे आर इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम. नॉर्थ ईस्ट के इन 4 स्टेट्स में कुछ ट्राइबल एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है जिनको ऑटोनोमस तरीके से सेल्फ गवर्नेंस के कुछ राइट्स दिए गए हैं. उसमें से एक तरह का ऑटोनोमस रीजन है ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जिससे रिलेटेड ये न्यूज है. ऑल सच ऑटोनोमस टेरिटोरियल रीजन्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर इन 4 स्टेट्स, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम. मेघालय के अंदर देयर आर 3 ऑटोनोमस रीजन्स, खासी हिल ऑटोनोमस रीजन, जयंतिया हिल्स एंड गारो हिल्स ऑटोनोमस रीजन. In Mizoram, there are 3 such autonomous regions, Chakma, Lai and Mara Autonomous District Council. In Tripura, there is just one जिसका नाम है Tripura Tribal Tripura Areas Autonomous District Council. And in Assam also, there are 3 such autonomous district regions created under 6th Schedule of Indian Constitution, and they are, one is in Dima Hasao region, second one is in Karbi Anglong, and third one is ऑफ कोर्स जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन विच हैज बीन क्रिएटेड अंडर 6th शेड्यूल. इस बात को आप याद रखेंगे. इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कोकराझार, चिरांग, बक्सा एंड उदालगिरी. सो एज आई टोल्ड यू, दिस रीजन, दिस बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट रीजन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके साथ ही दिस एरिया हैज गॉट सम ऑटोनोमस पावर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस. पूरा का पूरा गवर्नेंस का अधिकार नहीं है. ऑफकोर्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन यहाँ पे होते हैं, लेकिन बहुत हद तक इनको अपने लोकल लॉज और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने का पावर बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया के लोगों को दिया गया है. सो लोकल लॉज को बनाने के लिए यहाँ पे काउंसिल बनाई गई है जिसका नाम है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल. एंड दिस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर 2nd बोडो अकॉर्ड ऑफ 2003 दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग 3000 विलेजेज जो इस एरिया में हैं अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार, चिरांग, उदालगिरी एंड बक्सा, दे वेर गिवन एन ऑटोनोमस स्टेटस अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उसके साथ ही जो लोकल मैटर्स हैं, जैसे कि मैटर्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट, मैटर रिलेटेड टू लोकल पुलिसिंग, मैटर रिलेटेड टू लोकल एजुकेशन, उन सब पे यहाँ पे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को लॉ बना करके इम्प्लीमेंट करने का अधिकार दिया गया है. और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का भी रेगुलर इलेक्शन होता है. जैसे हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है हर 5 साल पे, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन होता रहता है, उसमें लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल पे होता रहता है, वैसे ही बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का भी इलेक्शन रेगुलर बेसिस पे हर 5 साल पे होता रहता है. एंड द इलेक्शन ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज कंडक्टेड बाई स्टेट इलेक्शन कमीशन. एंड दिस करेंट न्यूज इज रिलेटेड विथ दिस बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शन और पोल्स. तो देखो हुआ क्या था कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल रीजन में इलेक्शंस होने वाले थे 4 अप्रैल को, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड एसोसिएटेड लॉकडाउन ये इलेक्शंस हो नहीं पाए. दीज इलेक्शंस वेयर पोस्टपोन. एंड उसके बाद से ऑन 27 अप्रैल
जब बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के 5 साल पूरे हो गए तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई और उसके बाद से इस बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में गवर्नर रूल लगा दिया गया। तो तब से वहाँ पे गवर्नर रूल ही चल रहा है। अब करंट न्यूज़ क्या है, करंट डेवलपमेंट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि अब जिन जिन जगहों पे इलेक्शंस ड्यू हैं वहाँ पे अब इलेक्शंस कराए जाएंगे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह का स्टेटमेंट रिलीज किया है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस कैन नॉट बी डेफर्ड इनडेफिनेटली एंड इलेक्शंस नीड टू बी हेल्ड वेरेवर दे आर ड्यू। और इसके साथ ही अब इलेक्शन कमीशन ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है टू कंडक्ट इलेक्शन इन बिहार एज वेल एज बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ असम अब इलेक्शन कराने का प्रोसेस स्टार्ट कर रही है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बाकी सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे नीट और जेई के एग्जाम्स भी अब होने वाले हैं इन अपकमिंग मंथ, सितंबर के मंथ में, और उसको लेकर के काफ़ी सारा प्रोटेस्ट डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ है। देखो, सरकार ने पहले एनटीए ने, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसने कहा कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो सकते। फिर उसने जुलाई में एक नोटिफिकेशन देकर के कहा कि सितंबर में एग्ज़ाम्स होंगे। उसके खिलाफ कुछ स्टूडेंट्स बॉडी 11 ऐसे स्टूडेंट्स थे और उनके पेरेंट्स दे मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया कि प्रेजेंट कंडीशन में एग्जाम्स नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार चाहती है और सरकार को ऐसा लगता है कि एग्जाम्स कंडक्ट कराए जा सकते हैं तो एग्जाम्स होने चाहिए। दैट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट लेफ्ट इट ऑन द गवर्नमेंट टू कंडक्ट एग्जाम्स। और उसके बाद एनटीए की फाइनल मीटिंग के बाद अब ये फैसला हुआ है कि एग्जाम्स होंगे। लगभग 25 लाख ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माइग्रेट करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर इन ऑर्डर टू अपीयर इन देयर एग्जाम। तो ये एक ग्रेव सिचुएशन है। वैसे ही इलेक्शन भी एक मेजर प्रोसेस है। अब बिहार के अंदर देखो, इतना सारा पॉपुलेशन है, वहाँ पे इलेक्शन कराना, वैसे बोडो टेरिटोरियल काउंसिल का भी इलेक्शन कराना, ऐसे में जो कोविड का प्रॉब्लम है वो और एस्केलेट हो सकता है एंड दिस माइट लीड टू फर्दर प्रॉब्लम। तो मैंने ये इशू जोड़ करके इसलिए बताया, एनटीए और नीट और जेई के एग्ज़ाम के साथ इस इशू को जोड़ करके इसलिए बताया क्योंकि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। क्योंकि अगले महीने 4 अक्टूबर को आपका भी एग्ज़ाम आ रहा है, यूपीएससी प्रीलिम्स आ रहा है और आप में से कई सारे लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। अब एज ए टीचर्स, हाँ, एज ए फैकल्टी मेंबर्स, हमें तो देखो कुछ भी कंसर्न नहीं है, हमें तो घर में बैठे बैठे आजकल डिजिटल मोड पे पढ़ाना है। बट सिंस यू पीपल हैव टू मूव आउट, यू पीपल हैव टू गो आउट एंड अपीयर इन द एग्ज़ाम, व्हाट यू पीपल थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या एग्ज़ाम को टलना चाहिए, शुड इट बी डिलेड जब तक कोई प्रॉपर इसका रिपोर्ट्स नहीं आ जाता, वैक्सीन नहीं आती, या फिर यू पीपल आर ओके विथ अपीयरिंग इन द एग्जाम, यू पीपल फील लाइक द प्रोसेस शुड नॉट बी स्टॉप्ड, मे इट बी एग्जाम, मे इट बी इलेक्टोरल प्रोसेस, इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड। आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि अभी बाहर जाना बहुत सेफ नहीं है और एग्जाम रोके जाने चाहिए तो आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर उस हिसाब से हम लोग और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे। हम लोग भी पिटीशन साइन करेंगे, इलेक्शन एग्जाम प्रोसेस को रोका जाए, डिले किया जाए, पोस्टपोन किया जाए। देखो, कोई भी नहीं चाहता कि एग्जाम कैंसिल हो, लेकिन एग्जाम प्रोसेस को पोस्टपोन जरूर किया जा सकता है कंसीडरिंग द हेल्थ कंसर्न्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट isolation of the US at UNSC platform. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखो, इस आर्टिकल का सबसे पहले बैकग्राउंड समझने के लिए हमें यूएस और ईरान के रिलेशंस को हिस्टोरिकल टाइम से ट्रेस करना होगा। तो आपको एक बात जाननी चाहिए कि 1950s के टाइम में यूएस और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। दे वर डिप्लोमेटिकली गुड कंट्रीज, अलाइज। ईरान के अंदर रूल करते थे शाह रेजा पहलवी, हु वाज अ डिक्टेटर एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेक प्रो यूएस पॉलिसी। काफ़ी सस्ते दामों पे ईरान का तेल वो यूएस में बेचा करते थे, तो इस कारण से यूएस और ईरान के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन 1979 में ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया जिसको हम लोग ईरानियन या कल्चरल रिवॉल्यूशन नाम से जानते थे। दिस रिवॉल्यूशन केम अंडर अ रिलीजियस कल्चरल लीडर अयतोल्ला खोमेनी, और उसके बाद से शाह रेजा पहलवी को हटा दिया गया और ईरान ने अपने आप को एक रिपब्लिक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह डिक्लेयर कर दिया और शाह रेजा पहलवी को, जैसा कि मैंने कहा, हुआ जो डिक्टेटर, उनको रिप्लेस कर दिया गया। और जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस टाइम में लोगों के मन में यूएस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अग्रेशन था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। एंड दैट इज वाई सम ऑफ द ईरानियन प्रोटेस्टर्स दे ऑल्सो अटैक्ड यूएस एम्बेसी, और उसके बाद से कुछ यूएस एम्बेसी के लोग उसमें इंजर्ड भी हुए, जिसके बाद से यूएस और ईरान के रिलेशंस बिल्कुल ही हैम्पर हो गए। अब आपको एक बात समझनी है कि जब तक यूएस और ईरान के रिलेशंस अच्छे थे बिफोर 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन,
यूएस ने ईरान की बहुत मदद की है इन ऑर्डर टू डेवलप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था यूएस एटम फॉर पीस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत यूएस ने हेल्प किया ईरान को टू बिल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड डिफरेंट न्यूक्लियर साइट्स। और वही न्यूक्लियर प्रोग्राम जब आज ईरान डेवलप करता है, बिल्ड करता है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे बिल्ड कर रहा है, जो एक बार यूएस ने उसको हेल्प किया था स्टार्ट करने के लिए, तो उस कारण से आज के टाइम में अब यूएस उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है। तो दिस हिस्ट्री यू मस्ट नो कि आज के टाइम में यूएस बार बार ईरान को ब्लेम करता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन ला रहा है, लेकिन यही यूएस है जिसने 1979 रिवॉल्यूशन से पहले जब ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस थे तो उसने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है और ईरान को प्रॉम्प्ट किया है न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करने को। तो अभी जो करंट न्यूज है दैट इज रिलेटेड विद द इकोनॉमिक सैंक्शंस दैट वाज इम्पोज्ड ऑन ईरान इन 2012। देखो, जब से 1979 का रिवॉल्यूशन आया है तब से यूएस हर बात पे किसी न किसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिजोल्यूशन ला करके ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देता है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर यूएस का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो यूनाइटेड नेशन की मदद से अब हर बात पे, हर कुछ सालों पे यूएन कुछ ना कुछ ट्रेड सैंक्शंस या इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाता रहता है। कई सारे इस तरह के ट्रेड सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हैं। वन ऑफ द रिसेंट ट्रेड सैंक्शन एंड इकोनॉमिक सैंक्शन वाज इम्पोज्ड ओवर ईरान इन 2012 बाय यूनाइटेड नेशंस and this trade sanction was applied on Iran because of being signatory of NPT. Still Iran was building nuclear program। तो देखो, ईरान न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर रहा था और ऐसा एक मामला लीक हुआ जब अमेरिका की एक एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया 2003 में कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर रहा है सीक्रेटली। तो उसके बाद से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने वहाँ पे सर्विलेंस किया और उसके बाद से पाया है कि हाँ, ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर रहा था 2003 ऑनवर्ड। लेकिन ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, जिसके हिसाब से इसने कमिट किया था कि वो न्यूक्लियर वेपन कभी भी बिल्ड नहीं करेगा। तो इस कारण से जब एक बार क्लियर हो गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर रहा था इन 2003 डिस्पाइट बीइंग सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी, तो फिर ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए गए बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन 2012। जरा देखते हैं। देखो, एनपीटी के बारे में ब्रीफली यही डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूं। देखो, एनपीटी स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इस ट्रीटी के हिसाब से दुनिया के बस 5 ऐसे कंट्री हैं, तो यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, हु आर अलाउड टू हैव न्यूक्लियर वेपन। जब ये ट्रीटी लाई गई थी उस टाइम में, ये 1968 की ट्रीटी है, उस टाइम तक इन सारे कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर लिया था। तो फिर इस ट्रीटी में ऐसा लिखा गया कि जिन कंट्रीज ने अभी तक न्यूक्लियर वेपन बिल्ड कर लिया है वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। नो मोर कंट्रीज विल बी अलाउड टू बिल्ड न्यूक्लियर वेपन। तो उसके हिसाब से ये जो 5 कंट्री हैं, एंड कोइंसिडेंटली दे आर आल्सो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इनको अलाउ किया गया कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट कंट्रीज कुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दुनिया की लगभग सारी कंट्रीज ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर दिया एक्सेप्ट दीज 4, India, Pakistan, Israel and North Korea. In fact, North Korea had signed nuclear non-proliferation treaty, but later on it pulled out. आपको पता है कि later on South Sudan was independent country created in 2012. उसके बाद से South Sudan ने भी अभी तक nuclear non-proliferation treaty साइन नहीं किया। तो इसके हिसाब से दुनिया की 5 ऐसे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। इससे रिलेटेड 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है। अब देखो, ईरान, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है। ईरान हैज ऑलरेडी साइन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, बट इट वाज फाउंड enriching nuclear weapon. It was found developing nuclear weapon in 2012, and that is why economic sanctions were imposed by United Nations Security Council on Iran under resolution number 2049 in 2012. लेकिन 2015 में ये इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर से लिफ्ट कर लिए गए एज ए रिजल्ट ऑफ अ डील दैट वाज स्ट्रक बिटवीन ईरान एंड यूएस, जिसका नाम है ईरान यूएस न्यूक्लियर डील। दिस डील इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखो, इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में ऑफ कोर्स ईरान और यूएस 2 मेजर पार्टनर्स थे, 2 मेजर नेगोशिएटिंग ग्रुप थे, लेकिन उसके अलावा 5 कंट्री और थे। तो एक तरफ ईरान था, दूसरी तरफ यूएस, उसके साथ साथ यूके, रसिया, जर्मनी, फ्रांस एंड चाइना। इन सारे कंट्रीज ने मिल करके ईरान के साथ डील साइन की, जिस डील को हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम से भी जानते हैं। दिस डील इज ऑल्सो नोन एज P5+1 डील।
क्योंकि P5 तो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके अलावा ये 1, दिस रिप्रेजेंट्स जर्मनी, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज P5+1 डील। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डील that economic and trade sanctions on Iran were lifted that were imposed over Iran in 2012 under United Nations Security Council resolution number 2049। बट कुछ कंडीशंस लगाए गए ईरान के ऊपर कि ईरान अपने यूरेनियम को इनरिच नहीं करेगा बियॉन्ड ए पर्टिकुलर लिमिट। उसके अलावा जो इंटरनेशनल एजेंसी है IAEA that will inspect over Iran's nuclear facility in order to ensure कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर वेपन बिल्ड ना करे इन फ्यूचर। उसके बदले में इन कंट्रीज ने ईरान के ऊपर से ट्रेड सैंक्शंस एंड इकोनॉमिक सैंक्शंस लिफ्ट कर लिए। सो दिस डील वाज साइंड इन 2015। लेकिन 2015 में आपको पता है बराक ओबामा थे उस टाइम के यूएस के प्रेसिडेंट, और बराक ओबामा के लीडरशिप में ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था। लेकिन 2016 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बराक ओबामा वाज रिप्लेस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा की लगभग सारी पॉलिसी को रिवर्स कर दिया है, इंक्लूडिंग इस पॉलिसी ऑन ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील को डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, मतलब ईरान न्यूक्लियर डील से डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को विड्रॉ कर लिया। पूरी तरह से तो ये डील कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि इसमें टोटल 7 मेंबर कंट्रीज थे। ये P5+1 यानी कि परमानेंट मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लस जर्मनी ऑन वन साइड एंड ईरान ऑन द अदर साइड। लेकिन इन 7 में से यूएस पुल्ड आउट ऑफ दिस डील इन 2018 अंडर डोनाल्ड ट्रंप, और यूएस ने कुछ कारण भी बताया फॉर पुलिंग आउट। यूएस ने कहा कि अभी भी ईरान इस डील को रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए थे कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, फिर भी ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का आर्ग्यूमेंट था, क्लेम था। वैसे इसके लिए उन्होंने कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दिया। इन ऑर्डर टू प्रूव कि ईरान इज स्टिल बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन इन स्टेल्थ मैनर, चोरी छुपे ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, ऐसा बस इन्होंने उसके ऊपर एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया, लेकिन इसके लिए कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं दिया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है दैट इज वैलिड ओनली टिल 2030 एंड यूएस वांट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दैट इज व्हाई इट हैज पुल्ड आउट ऑफ दिस डील। नेवरदलेस डोनाल्ड ट्रंप पुल्ड आउट ऑफ दिस ईरान न्यूक्लियर डील। वैसे उन्होंने कई सारे डील जो बराक ओबामा ने साइन किए थे फ्रॉम यूएस साइड ऑन यूएस बिहाफ, उससे पुल आउट कर लिया। फॉर एग्जांपल पेरिस क्लाइमेट डील से भी उन्होंने पुल आउट कर लिया है। इस तरह की यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखे हैं जहां से उन्होंने यूएस को पुल आउट कर लिया है दैट डील दैट वाज अग्रीड बाय बराक ओबामा। तो अब करंट न्यूज पे आते हैं। ये सब कुछ तो बैकग्राउंड था, अब करंट न्यूज पे आते हैं। तो एक बार फिर से याद करो, ये जो 2012 में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2049, दैट सैंक्शंस वर पुल्ड अप in 2015 as a result of joint comprehensive plan of action signed between P5+1 countries on one side and Iran on the other side. फिर 2018 में US pulled out of that deal, but that deal is still continuing. अब US ने क्या प्रपोजल दिया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि ईरान के ऊपर वापस से सैंक्शन लगाए जाए, जैसे सैंक्शंस ईरान के ऊपर थे फ्रॉम 2012 टू 2015, यानी कि जो रिजोल्यूशन नंबर 2049 था उस तरह का सैंक्शन वापस से ईरान के ऊपर लगाया जाए। और कारण क्या बताया यूएस ने, क्या जस्टिफिकेशन दिया यूएस ने कहा है कि ईरान जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नॉर्म्स थे उसको वायलेट कर रहा है, और इस कारण से ईरान के ऊपर वापस से ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाए जिस तरह से ट्रेड सैंक्शंस उसके ऊपर एप्लीकेबल थे बिफोर 2015, बिफोर साइनिंग अप ऑफ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। जब यूएस ने ये प्रपोजल रखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर, देखो इस बात को समझो, 2018 में बस यूएस पुल आउट किया है इस डील से, लेकिन वो डील अभी भी इंटैक्ट है। इस कारण से ईरान के ऊपर कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड सैंक्शन नहीं है। अब यूएस चाहता है कि वापस से ईरान के ऊपर इंटरनेशनल ट्रेड सैंक्शन लगाया जाए, इसीलिए उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस तरह का रिजोल्यूशन प्रपोज किया, क्योंकि अगर ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो ईरान के ऊपर वापस से ट्रेड सैंक्शंस लग जाएंगे, वैसे ही जैसे ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगे थे फ्रॉम 2012 टू 2015। लेकिन जैसे ही ये रिजोल्यूशन प्रपोज किया यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो बाकी के 13 मेंबर्स थे उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। देखो 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसमें से तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, आपको पता ही है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो यूएस तो उसने प्रपोज किया एक रिजोल्यूशन जिसमें उसने कहा कि ईरान के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। इन बाकी के 4 परमानेंट कंट्रीज ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, और इन 10 नॉन परमानेंट में से भी 9 आउट ऑफ दिस 10 रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ऑफ यूएस। इट्स ओनली डोमिनिकन रिपब्लिक दैट हैज नॉट स्टिल रिजेक्टेड दिस प्रपोजल ऑफ यूएस। जरा देखते हैं कौन से ग्राउंड पे यूएस के इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया गया है। तो रशिया और चाइना ने आर्गुमेंट दिया है
कि US is no longer part of this joint comprehensive plan of action. It unilaterally pulled out in 2018. तो जब ये खुद ही pull out कर चुके हैं 2018 में US out of this joint comprehensive plan of action, then they do not have locus standi. Now they do not have any ground to oppose this deal, or they do not have any ground to propose a resolution that could impose trade sanctions on Iran. जब आप खुद ही पुल आउट कर चुके हैं 2018 में, तो आपको इस ट्रेड डील से कोई मतलब ही नहीं है, then how can you propose any sanction? आप कैसे अब ईरान के ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं कि ईरान इस डील को वायलेट कर रहा है, जब आप खुद ही इस डील से विड्रॉ कर चुके हैं 2 years ago? तो इस ग्राउंड पे यूएस के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है. दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. इसका बैकग्राउंड ज्यादा इंपॉर्टेंट था रादर देन दिस करंट डेवलपमेंट. इस कारण से मैंने इस न्यूज को पूरी ही बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन किया है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट. इट इज अबाउट स्टैंडर्ड ऑफ supply system of piped drinking water in India. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subtopic health sector. देखो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल समझते, तो देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड प्रिपेयर किया है फॉर सप्लाई सिस्टम ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर. हमारे देश में घरों में किस तरह का ड्रिंकिंग वाटर आना चाहिए उसका एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट किया है BIS ने. लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड ड्राफ्ट फॉर्म में है और इस कारण से अभी इसने इसको कमेंट के लिए ओपन रखा है फ्रॉम अदर वाटर यूटिलिटीज. तो स्टेट के जो भी वाटर सप्लाई के बॉडीज हैं, जल बोर्ड हैं, उनके रिस्पॉन्स के लिए, उनके फीडबैक के लिए अभी ये ड्राफ्ट फॉर्म में रखा गया है. जब सारे फीडबैक आ जाएंगे, रिस्पॉन्स आ जाएंगे, उसके बाद इस स्टैंडर्ड को फाइनलाइज कर देगी BIS. तो जरा देखते हैं इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है. इस स्टैंडर्ड का नाम है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम requirement for piped drinking water supply service. This is the name of the report under which a standard for piped drinking water has been established by BIS. जरा देखते हैं इसके पर्पस क्या है. The objective of this standard is to provide safe and adequate drinking water to all rural household by 2024 through tap connection under जल जीवन मिशन. जल जीवन मिशन तो मैं ही आपको 2-3 बार पढ़ा चुका हूँ. उसके अंदर मैं आपको बता चुका हूँ 2019 में 15 अगस्त के इंडिपेंडेंस स्पीच पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें उन्होंने 5 साल का टारगेट दिया था कि आने वाले 5 सालों में हमारे देश के हर एक घर में ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होगा, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई होगा. तो उसी पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए अंडर जल जीवन मिशन BIS ने ये स्टैंडर्ड नॉर्म ले डाउन किया है. अभी ऑफकोर्स ये ड्राफ्ट फॉर्म में है, बाद में ये फाइनलाइज हो जाएगा. इसके अंतर्गत BIS ने क्या स्टैंडर्ड ले डाउन किया वो भी जरा देखते हैं. इट स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर शुड कंफर्म द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ 10,500 डेवलप्ड बाय BIS. तो BIS का एक ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है जिसका नाम उसने दिया है 10,500 BIS स्टैंडर्ड. तो उसने कहा है कि जो घरों में जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होगी दैट शुड कंफर्म, दैट शुड मीट दिस स्टैंडर्ड ऑफ BIS, जिसका नाम है BIS 10,500. 10,500 के अंदर BIS ने अलग अलग स्टैंडर्ड दिए हैं रिगार्डिंग आर्सेनिक, कि आर्सेनिक कंटेंट कितना हो सकता है, उससे ज्यादा आर्सेनिक कंटेंट नहीं हो सकता, pH वैल्यू कितनी हो सकती है, टर्बिडिटी कितनी हो सकती है, मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड वाटर के अंदर कितना हो सकता है. तो इन 3 चीजों को लेकर के BIS ने हाईएस्ट लिमिट सेट किया है, आर्सेनिक कंटेंट को लेकर के, pH वैल्यू को लेकर के और टर्बिडिटी यानी कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड को लेकर के हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट किया है. उससे ज्यादा ये चीजें नहीं हो सकती है ड्रिंकिंग वाटर, और उस स्टैंडर्ड का नाम दिया है BIS 10,500. आपसे सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा कि BIS 10,500 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नॉर्म्स. और उसके अलावा जो तीसरा इस ड्राफ्ट में स्टैंडर्ड ले डाउन किया गया दैट इज रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेटरिंग एरिया. देखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मेटरिंग एरिया है, डिस्ट्रिक्ट मेटरिंग एरिया दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोलिंग ऑफ लीकेज. तो एक कॉन्सेप्ट है, आप इस तरह से समझो कि देयर इज ए कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग पाइप सप्लाई को, पाइप ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई के लीकेज को रोक सकते हैं. उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया कॉन्सेप्ट. तो BIS ने ले डाउन किया नॉर्म कि जहां जहां पे भी पाइप ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई होगी उन सब जगहों पे ये डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा ताकि लीकेज को कंट्रोल किया जा सके. इस टॉपिक के बेसिस पे आपसे इस तरह का प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट डिस्ट्रिक्ट मेटरिंग एरिया दैट इज रिसेंटली सीन इन न्यूज. इट मेजर्स विंड स्पीड, इट इज अ मेथड टू डिटेक्ट वाटर लीकेज, इट इज अ फायर प्रिवेंशन टेक्निक, इट इज an early earthquake warning system. You can attempt this question and you can give your answer in the comment section.
Let us see some prelims related factual information that came in the news. International Day for Remembrance of the Slave Trade and its Abolition is being observed on 23rd August. On the night of 22nd to 23rd August in 1791 in Santo Domingo, जिसको आज हम लोग हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक कहते हैं, began the uprising that played a crucial role in abolition of the slave trade across the Atlantic Ocean. अलेक्जेंडर लुकाशेंको, इनसे रिलेटेड आने वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। ये बेलारूस के अथॉरिटेरियन लीडर हैं। देखो ये ईस्ट यूरोपियन कंट्री है बेलारूस, वहां पे ये पिछले 30 सालों से लगभग 1994 से ये रूल कर रहे हैं। तो एक तरह के अथॉरिटेरियन, एक तरह के डिक्टेटर लीडर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, हैज बीन रूलिंग बेलारूस फॉर लास्ट 26 ईयर्स। और इस साल 9 अगस्त से वहां पे बेलारूस के अंदर इनके अगेंस्ट काफी सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। जब एक इलेक्शन कंडक्ट कराया गया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जब रिजल्ट आया और बताया कि वो भारी मतों से जीत गए हैं, ही वोन बाय अ लैंडस्लाइड मार्जिन, तो उसके खिलाफ लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस इलेक्शन में कुछ रिगिंग हुई है, बिकॉज दिस इलेक्शन रिजल्ट इज नॉट जेन्युइन। तो काफी सारा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बेलारूस में, इस कारण से बेलारूस न्यूज में है। और आपको बेलारूस से रिलेटेड, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड आने वाले प्रीलिम्स में सवाल पूछा जा सकता है। आप देख लो बेलारूस किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। इट शेयर्स बाउंड्री विथ रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, देन इट शेयर्स बाउंड्री विथ लिथुआनिया एंड लैटविया। ये नाम आप याद रखेंगे फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।